अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन के लिए भी इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा और मुतअद्दिद जो कैंडिडेट्स हैं मुल्क में उनके कागजात नामजदगी क्लियर हो गए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से जो एतराज़ दाखिल कराया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने, उस पर आज समाअत हुई और कल सुबह 9 बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि आया यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के हवाले से बड़ा शोर मचा हुआ है। जिस तरह से एक खबर भी मैं आपको दूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अब्दुल कादिर साहब जिन्हें टिकट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान से, अब वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ साथ एक और जो कल से खबर गर्म रही कि नजीउल्लाह खटक जो कि पीटीआई के कैंडिडेट थे, बल्कि वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से उनका टिकट वापस हो गया, वो टिकट लियाकत तरकई को दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के ज़राए से ये खबर तमाम चैनल्स पर, तमाम अखबारात पर चलती रही। आज भी कई अखबारात की फ्रंट पेज पर यह खबर लगी हुई है कि नजीउल्लाह खटक का टिकट रिवर्स हो गया। लेकिन नजीउल्लाह खटक ने आज ट्वीट किया है कि उनका टिकट रिवर्स नहीं हुआ, अभी भी वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उनकी भी जांच पड़ताल जो है, स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया, किसी का कोई एतराज़ नहीं आया। तो ये मामला क्या है, कैंडिडेट कौन है, लियाकत तरकई हैं या नजीउल्लाह खटक हैं? हम नजीउल्लाह खटक साहब से बात करेंगे कुछ ही देर में। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत चल रही है हुकूमती रेफरेंस पर कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए, ओपन बैलेट पे होना चाहिए या फिर खुफिया यानी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, इस पर बड़ी डिटेल्ड बहस जो है आज भी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर इस नुक्ते पर ज़्यादा जोर दिया गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत ये इलेक्शन होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी उसमें आया मामला कि जो सिक्रेसी है, यानी कि जो बैलेट की सिक्रेसी है उसका खुफिया होना जो है, इसकी मियाद कितनी होनी चाहिए? क्या ये इलेक्शन के दिन तक ही सिक्रेसी का जो अमल है वो वैलिड रहता है उसका आंसर, या फिर ये हमेशा के लिए सिक्रेसी रहती है? तो इलेक्शन कमीशन का जवाब ये था कि सिक्रेसी जो होती है वो हमेशा के लिए होती है, एक दिन के लिए नहीं होती। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या मुमकिन तौर पर डिसाइड कर सकती है, क्या मुमकिन तौर पर दे सकती है राय अपनी? इस पर हम कुछ आईनी अहम शिक्के हैं उनका हवाला भी देंगे, आपके सामने रखेंगे। और साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून जो है उनकी राय भी लेंगे, इरफान कादिर साहब की भी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे। पहला जो मरहला था वो तो पीडीएम ने जीत लिया है, अब बड़े दो अहम इलेक्शन होने हैं। केपीके के अंदर होना है नौशेरा की नशिस्त पर, और एक होना है डस्का में कौमी असम्बली की नशिस्त पर। ये इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतती है? क्या पीडीएम की तरफ ये जाएंगे ये इलेक्शन, या फिर हुकूमत जीतेगी? क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात, इनकी जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलरिटी जो है वो गेज हो रही है गवर्नमेंट की भी और पीडीएम की। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। हमें ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। और हम इरफान कादिर साहब की कानूनी राय भी लेंगे, और नजीउल्लाह खटक साहब से भी हम उनकी राय जानेंगे कि ये जो मामला है उनके टिकट के रिवर्स होने का, ये इशू क्या है। तो सबसे पहले हम नजीउल्लाह खटक साहब की राय ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, जरा क्लैरिटी आ जाए प्राइम के शुरू में कि ये मामला क्या है उनके टिकट रिवर्स होने के हवाले से। नजीउल्लाह खटक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा बताइएगा, कल से बड़ी खबर चल रही है आपके बारे में कि आपका टिकट रिवर्स हो गया है और ये टिकट लियाकत तरकई साहब को दे दिया गया है। पार्लिमानी बोर्ड के जराये से खबरें कल से चल रही हैं, ये क्या मामला है? बहुत शुक्रिया समर। आज मैंने अपने कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के लिए जमा करवाए और उसमें अपना टिकट भी जमा करवाया, और उसके ऊपर मेरी स्क्रूटनी कागजात की हो गई, बग़ैर किसी इतराज़ात के उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ इनफ कि ये जो लोग ये क्यासराइयाँ फैला रहे हैं, जो लोग इस किस्म की कोई कैंपेन कर रहे थे फॉर वट एवर इंटेंशंस, मुझे ये नहीं पता कि वो किस नीयत से उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन अच्छा वो सारी चीज़ें उसके साथ लेकिन ये जो नजीउल्लाह खटक साहब जो कल से खबरें चल रही हैं आपकी तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के ज़राए से ये खबरें चल रही हैं, और मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई थी, कोई इसी तरह की बात वहाँ से मुझे भी पता लगी थी, लेकिन आपको बताया नहीं गया मरकज़ी क़यादत की तरफ से या फिर आपकी सूबाई क़यादत की तरफ से कि आपका टिकट रिवर्स हो गया है? मुझे कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हुई, मेरा टिकट मेरे पास है, और ना पार्टी की तरफ से मुझे कुछ कैसा कहा गया है, ना कोई और ऐसी बात है। और पार्टी में तो टिकट होल्डर्स और भी हैं, सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पार्टी का टिकट रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैंने कागजात जमा करवा दिए। ठीक है,
तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई भाम नहीं ठीक रहेगा। है, बहुत शुक्रिया नजीर हटक साहब, आपकी तरफ से क्लैरिटी इसमें आ गई। आप कह रहे हैं कि आप ही अभी तक कैंडिडेट हैं, टिकट आपके पास है, आपसे टिकट नहीं लिया गया। कमल जोसेफ साहब, ये क्या माजरा है? पहले अब्दुल कादिर साहब का टिकट रिवर्स हो गया, वो इंडिपेंडेंट आ गया, अपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल हो गई है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चले वो मामला तो आपका अब नहीं है। और उस पर भी अब्दुल कादिर साहब ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसने जाके खान साहब के कान में मेरे बारे में कोई बात कर दी कि खान साहब ने मेरा टिकट वापस लेने का फैसला कर लिया। वो भी हैरान है इस बात पे। अब ये नजीर खट्टक साहब के टिकट के वाले से कल से हम खबरें सुन रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड के जराये से खबरें सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा टिकट तो मैं लड़ रहा हूँ, अब पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये क्या मामला है, क्या माजरा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समर। बड़ा इजी सा मामला है, 25 तारीख तक सब्र कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट्स दिए गए हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं जो कवरिंग कैंडिडेट्स भी हैं। टिकट सबका एक जैसा ही होता है, टिकट सबका इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल एक ही तरीके से जमा हो रहा है, एक ही तरह से स्क्रूटनी हो रही है, और एक ही तरह से उनका सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन 25 तक जो है वो पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट जो है वो पोस्ट करेगी, क्योंकि ज़राए से जो बात आती है वो लेफ़्ट राइट होती है। जिस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या जो हमारे पार्लिमानी बोर्ड के मेन लोग होंगे वो आपको पूरी लिस्ट शेयर करेंगे कि कौन से जो आपने फील्ड में उतारने हैं वैसे मेरी भी फाइनल है, और बाकी वैसे मेरी भी कल पार्लिमानी बोर्ड के एक अहम रुकन से बात हुई थी, वो वापस ले लें। वो भी कंफर्म कर रहे थे कि ये फैसला हो गया है। जी, तो 25 तक हमें भी वो फैसला पता लग जाएगा। आपको पता है इस्लामाबाद में भी हमारे काफ़ी लोगों ने कवरिंग कैंडिडेट का जमा कराए हैं, तो सबको इस वक्त है, इनको खुश सबको होने दीजिए। बेहतर है कि इस मामलात में ना पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम कारकुन हैं, पार्टी के फेसेस हैं, पार्टी के अपने लोग हैं, पार्टी ने उनको इज्जत दी है। 25 को जब फाइनल लिस्ट आएगी और इलेक्शन कमीशन या 24 को ही आ जाएगी, और 25 को फिर ये सारे जाके ये टिकट्स वापस ले लेंगे, या वो टिकट्स जो हैं वो पार्टी की तरफ से कैंसिल कर दी जाएंगी, और जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे वो अपनी जो टिकट्स हैं उनके ऊपर फिर इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में इन क्यासराइयों से हमें बचना चाहिए। बेहतर है इस वक्त सारे ही जिनका नाम भी आ रहा है वो काबिल एहतराम है, और उनका ये क्रेडिट और ऑनर उनको एंजॉय करने देना चाहिए कि उनको पार्टी ने टिकट दिया। ठीक है, तब तक वो एंजॉय करते रहें, लेकिन ज़ाहिर है किसी को धोखे में भी नहीं रहना चाहिए कि उसे ये कहा गया हो कि आप ही मेन कैंडिडेट हैं, बाद में उन्हें बताया जाए कि भाई आप तो कैंडिडेट नहीं, आप तो कवरिंग कैंडिडेट थे। बहरहाल आज ये जो डिस्कशन हो रही है पूरी, एक सेकंड समर, एक चीज मैं सिर्फ बता दूं, एक जुमला मैं और बता दूं। कादिर साहब का जहां तक टिकट का मामला है, देखें आज वो जो हमारे सीएम बलूचिस्तान है, उन्होंने आके बयान दिया, और मैं समझती हूँ कि अगर उनका ये पूरा राइट है, वो एक जमहूरी पार्टी है कि वो अपने किस कैंडिडेट को फील्ड में लाते हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया जो मैंने टीवी से ही सुना कि दोनों ने पार्टीज़ ने इनको अपना कैंडिडेट बताया हुआ था, लेकिन पीटीआई ने उनसे अपना टिकट वापस लेके दूसरे कैंडिडेट को दे दिया, तो अब वो उनको फील्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी के पास पूरा राइट है, और वो भी हमारे ही हैं, हमारे साथ ही हैं। तो मैं समझती हूँ कि कादिर साहब अब अगर उनकी साइड से भी आ रहे हैं तो एक ही बात ही है कि बिल्कुल दोनों पूरा राइट है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो हो रहा है उसके मुताबिक चलेगा। उन्होंने कागजात नामजदगी बतौर आज़ाद उम्मीदवार जमा करवाए हुए, तो अगर इंडिपेंडेंट आके वो लड़ते हैं और बाप पार्टी जो है वो अपने बाकी बंदों पे भी रहती है, तो फिर टिकट आगे पीछे वोट जो है वो शायद तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान से कुछ कट सकते हैं, नुकसान आपकी पार्टी को हो सकता है। सैयद साहब जो हैं, ठीक है, इलेक्शन इस्लामाबाद से जब उन्होंने लड़ा था तो बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ा था। पाकिस्तान मुस्लिम वो तो मुस्लिम लीग नून के सारे ही आजाद हो गए थे, साथ ही सेनेट में उस वक्त सारे ही आजाद हो गए थे। वो टेक्निकल मसला आ गया था मियां नवाज शरीफ की वजह से, तो वो सारे ही आजाद हो गए थे। अगर उनकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है तो फिर मसला नहीं है, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो उन्हीं के हैं तो वो सारे, जी ठीक है। अच्छा नियाल हाशमी साहब, कोई एतराज़ात हमने सुने आज, कोई परवेज़ रशीद साहब के हवाले से भी उठाए गए हैं, यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से एतराज़ात हैं, और आपके तो कैंडिडेट तकरीबन पंजाब के अंदर सूरत हाल बड़ी क्लियर है कि वहाँ पे तो जो नून लीग के लोग आए हैं, तहरीक इंसाफ के आए और काफली की एक सीट बनती है, वहाँ शायद बिला मुकाबला ही हो जाए, एक बड़ा बैटल फील्ड है, तो वहाँ पे तो किसी किस्म की चीज़ नहीं हो रही। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे वोटों की खरीदो फरोख्त हो सकती है, बलूचिस्तान के अंदर हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो सकती है। क्या लग रहा है आपको कि ये इलेक्शन जो है अगर सीक्रेट बैलेट की तरफ ही जाता है तो फिर लगेगी मंडी? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो रिकॉर्ड पे है वो सिर्फ पीटीआई के हवाले से है कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में
डॉक्यूमेंटेड ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने खरीद फरोख्त भी की और मंडी भी लगाई, और वो आपको दो अदवार में नज़र आते हैं। एक पेशावर में जब पीटीआई के 20 अरकान ने ये अपने वोट भेजे और वो वीडियो से डॉक्यूमेंटेड हो गया, और दूसरा जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मराहल आया, उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीटीआई वाले बड़ी शानाइयाँ बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे कि देखें हमने अपोजिशन को शिकस्त दे दिया बावजूद इसके कि उनकी मेजोरिटी है। तो गवर्नमेंट उस वक्त बगले बजा रही थी और बहुत खुश हो रही थी। ये पैसा चला था या दबाव था कि हाँ जी हमने यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग किया है या जो भी हमने, ये सारी चीज़ थी उसमें। देखिए मेल प्रैक्टिस जो है, मेल प्रैक्टिस से करप्शन के जुमरे में आता है कि इन कैश और ये काइंड और वॉट एवर, कैश और काइंड, व्हेन यू आर नॉट ऑन मेरिट that means you are doing something wrong, which is a malpractice. We call it a malpractice, a malafide. तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि पीटीआई इसी खौफ से कि माजी में जो करतूत उन्होंने किया हुआ है, उनको खौफ है कि उनके कारकुन, उनके जो एमपीएज हैं इस बार फिर बिक जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी टेन्योर हो। अवाम अब इनको वोट इसलिए नहीं देंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, ये अवाम का तो वोट है ही नहीं है ना, ये तो एमपी और एमएनएस ने वोट देना, यहाँ पे अवाम का वोट तो है ही नहीं। आप भी बेहतर जानते हैं इस मामले को, लेकिन इसमें एक चीज जरा क्लैरिटी, जरा थोड़ी सी क्लैरिटी जरा रहे। आइंदा इन एमपीएस को इलेक्शन में अवाम वोट नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा एक क्लैरिटी जरा आ जाए। आपने कहा कि वोट खरीदने वाले भी तहरीक इंसाफ के हैं, बेचने वाले भी तहरीक इंसाफ के हैं, तो जरा थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट बेचे थे तो तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने बेचे थे, लेकिन ख़रीदार जो है वो तहरीक इंसाफ के नहीं थे। ख़रीदार वहाँ पे मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स 2 थे, उन्होंने वहाँ पे वोट खरीदा था। खरीदने वाली पीपल्स पार्टी थी, उसे आप बुरा नहीं कहेंगे चूँकि आजकल वो आपके इत्तेहादी है पीडीएम के अंदर। और दूसरा जो आपने बात की, दूसरा जो आपने हवाला दिया, एक हवाला आप मिस कर गए, एक हवाला मिस कर गए। नहीं, फिर आप तहरीक इंसाफ को एक टारगेट करके ना पीपल्स पार्टी को भी बुरा कहना, फिर जिन्होंने वोट खरीदे थे वहाँ पे खरीदने वाला भी बुरा है, वोट बेचने वाला भी बुरा है। फिर पंजाब के अंदर भी अमानत में खयानत किया वो गलत है। ठीक है, फिर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं आपकी पार्टी की तरफ भी आता हूं। चले, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग का भी कहीं ना कहीं मामला आता है। पंजाब के अंदर चौधरी सरवर साहब जो हैं, उनका बड़ा आपकी पार्टी हवाला देती है कि देखें वो कैसे मुंतखब हो गए थे। 30 उनके एमपीएस थे पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के, 44 पे सेनेटर बनता था, बाकी 14 वोट कहां से लिए? जाहिर है वो 14 वोट जो है उनको मुस्लिम लीग नून के एमपीएस की तरफ से मिले थे ना। कि आपके जुबैर साहब की जो सीट थी वो निकल गई थी, जो लंदन में मियाँ साहब के जो एक करीबी उनके दोस्त भी हैं, गार्ड भी रहे माजी में, उनकी सीट नहीं निकली थी, वो सरवर साहब को वोट पड़ गए थे। तो ज़ाहिर आपके लोगों ने भी तो वोट बेचा होगा ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं कैश और काइंड वटेवर, वो भी करप्शन हुई, उसे भी बुरा कहे ना। फिर पीटीआई ने निकाल दिए थे, आप लोगों ने निकाले भी नहीं थे उसको आप नहीं, तो वहां पे पीटीआई वाले खरीदने वाले थे ना, और आप नून लीग बेचने वाली है वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है। नहीं, नून लीग बिकने, वहां पे आज़ाद भी थे, वहां पीपल्स पार्टी वाले भी थे, आज़ाद वाले भी थे। तो ये आप देखिए, या तो कोई निशानदेही कर दिया जाए कि नून लीग के ये लोग, पीटीआई के तो पेशावर में डॉक्यूमेंटेड है, वो वीडियो है और वो एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें परवेज खड़क साहब का भी नाम आ रहा है, असद कैसर साहब का भी नाम आ रहा है। देखिए, मुबैना तौर पे किसी पे भी आप इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, मगर आप सॉलिडली बड़ा क्लियर कट में अगर किसी पे आज पाकिस्तान में इल्ज़ाम आप सब पे मुबैना इल्ज़ाम तो नवाज शरीफ साहब पे भी लगा दिया गया कि जनाब उन्होंने बेटे से पैसा नहीं लिया और अकामा निकाल दिया गया। मुबैना चीज़ नहीं, कॉन्क्रीट एविडेंस। मैं एक वकील हूँ, मैं समझता हूँ कॉन्क्रीट एविडेंस सिर्फ पीटीआई के ज़मुरे में आती है और पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा कंवल जोसेफ साहिबा, ये जो मामला है सिक्रेसी वाला वोट की, और वहाँ पे यह है कि पैसा ना चले, मुतनासिब नुमाइंदगी का आज बड़ा जिक्र रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं ज़रा वो सुना भी देता हूँ आपको भी, नाजरीन को भी, कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर क्या बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस पे समाज चल रही है, हुकूमती रेफरेंस पर, उस पर आज जो जजेस की राय सामने आई, रिमार्क्स में आपके सामने सुनाता हूँ आपको पढ़ के। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने यह कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना अदालती फैसलों में। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने यह भी कहा कि सेनेट इंतखाबात के लिए कानून में आज़ादाना वोटिंग का लफ्ज़ शामिल नहीं। सेनेट इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सियासी जमातों की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा।
और फिर कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें अगर ले लेती है तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के। और मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन का लदम हो सकते हैं। वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन सीटें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने ये भी कहा कि मनशियात और 2 नंबर की कमाई वोटों की खरीदारी में इस्तेमाल होती है। और एक सवाल उठाया गया जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब की तरफ से कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी ही है तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। वो यकीनी तौर पे हवाला दे रहे थे कि जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर ख़वातीन की नशिस्तों पे या फिर माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें जो हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी से उनको अलाट हो जाती, वहाँ पर इनका इलेक्शन नहीं होता मखसूस नशिस्तों पे। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून। इरफान कादिर साहब, 2 चीज़ों पर मुझे आपकी ज़रा कानूनी राय चाहिए। एक तो आज जो जिक्र रहा मुतनासिब नुमाइंदगी का कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जो है ये मुतनासिब में मैं बोलना चाहूँगा कुछ, मुतनासिब में मैं बात करना इस पे जो इरफान कादिर साहब जो आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 59(2) है उसमें यह लिखा है कि सेनेट में हर सूबे के लिए मुतय्यन नशिस्तों को पुर करने के लिए इंतखाब वाहिद काबिल इंतकाल वोट के ज़रिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के मुताबिक मुनक्कद किया जाएगा। ये इसी मुतनासिब नुमाइंदगी का हवाला दी जा रहा है। तो ये क्या है मुतनासिब नुमाइंदगी, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखें, यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र ये चंद जज साहब ने आज किया है वो मैं समझता हूँ कि लीगली इररेलेवेंट है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जज साहबान कि जिस तनासब से किसी पार्टी के मेंबरान हैं किसी प्रोविंशियल असेंबली में या कौमी असेंबली में, उसी मुतनासिब से इलेक्शन भी उनको सेनेट में जीतने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो लिहाजा ये बात जो है ये लीगली रेलेवेंट नहीं है। और सीक्रेसी जो है उसमें किसी किस्म की भी टेम्परिंग जो है या किसी किस्म का उसको टेपर डाउन नहीं किया जा सकता। सीक्रेसी कंप्लीट है। और वसीम सज्जाद साहब के केस में ये मामला आया था और वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि बैलेट के साथ एक काउंटर फॉइल होती है, तो वो जो काउंटर फॉइल है उस पर जो भी वोटर होता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं, लेकिन बैलेट जो है उसकी सीक्रेसी को इस हद तक मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई चिड़ी का निशान बना दे या कोई और निशान बना दे, कि बगले का निशान बना दे या किसी बंदर का निशान बना दे, तो वो बैलेट इनवैलिडेट हो जाता है, वो वोट ही इनवैलिडेट हो जाता है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में ये जितनी बहस हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों के खिलाफ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है इस सारी चीज में वो तो इस हद तक है कि उन्होंने ये बताना है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट में अगर आपने उसको टेपर डाउन करना है या कमी करनी है तो आपने कानून साजी, सिंपल कानून साजी के जरिए करनी है या आइन में तरमीम के जरिए करनी है। इरफान कादिर साहब, मुझे एक बात और बता दें, मैंडेट इससे ज्यादा नहीं है। एक बात मुझे और बता दें, ये जो आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, यानी कि उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से कम की वो बात कर रहे थे। तो यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन की हैसियत क्या होगी? ये इररेलेवेंट सवाल है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है। एक चीज़ और मुझे बताइएगा क्विकली ज़रा, वो ये है कि जो सिक्रेसी ऑफ द बैलेट के वाले से सवाल उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये सिक्रेसी की वैलिडिटी क्या होती है? क्या उस दिन के लिए, इलेक्शन डे के लिए ये वोट जो है बैलेट है उसकी सिक्रेसी वैलिड रहती है या हमेशा के लिए फॉरएवर ये सिक्रेसी रहेगी जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है? ये दुरुस्त है? ये परपेचुअल है। अच्छा, इसलिए परपेचुअल है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो पार्टी है वो अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को वो नॉमिनेट कर देते हैं जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल है या जिसकी के साथ ही कुछ नहीं है, तो दूसरी पार्टी जो है जिस तरह वो अच्छा कैंडिडेट ले आती है, तो फिर कोई किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करते हो, आपका ये हक है कि आप अच्छे कैंडिडेट के लिए वोट डालें। दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो लिहाजा ये कहना कि ये जो है परपेचुअल नहीं है, ये नहीं है, इस तरह की बातें, ये तशखीस जो है ये आइन में आप इस तरह के लफ्ज नहीं डाल सकते जो कि आइन में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब जो ये बता रहे हैं कि जो वोट की सिक्रेसी है बैलेट की वो उस दिन के लिए नहीं होती बल्कि ये दायमी होती है, हमेशा के लिए होती है। कमल जोसेफ साहिबा, आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें ज़रा ये बताते हैं कि 1 घंटा बहस हुई सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से भी वहाँ पर बातचीत हुई और उस पर वज़रा ने यह कहा कि यूसुफ रजा गिलानी पहले भी नायल हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं। हफीज़ शेख के मुकाबले में ऐसा उम्मीदवार आया जो पहले ही सज़ा याफ्ता है। वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख साहब के हवाले से ये कहा कि उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए वज़रा को उन्होंने टास्क दे दिया है और साथ में ये भी कहा गया, काबीना इजलास में ये तजवीज़ दी गई कि हर हुकूमती रुकन अपोजिशन अरकान से वोट के लिए राब्ते करे, जिस पर तमाम वज़रा ने ताल्लुकात की बिना पर वोट मांगने की जिम्मेदारी ली है।
तो ये जाहिर है हर जगह पैसा तो नहीं चलता ना। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ताल्लुकात की बुनियाद पे वोट ले लेते हैं तो वो गलत है, अगर आपने तो वो दुरुस्त है। सिर्फ पैसा नहीं है फैक्टर जिस पे ज्यादा पीटीआई जोर दे रही है। देखिए अभी इरफान समर दोनों फैक्टर्स हैं। मैं पहले थोड़ा सा कमेंट करूंगी जो हाशमी साहब बयान फरमा रहे थे, मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि जी सिर्फ पीटीआई है जो ख़रीदो फरोख्त करती है और डॉक्यूमेंट करती है। देखिए पीटीआई को ये एजाज़ हासिल है कि पीटीआई ने ऐसा करने वालों को पार्टी से निकाला भी, उनको नेम ब्लेम और शेम तीनों किया। आप लोग ऐसे लोगों को लेके बैठे रहते हैं और उसके बारे में बोलते नहीं हैं। और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो आपके सामने कई दफ़ा मैंने बताया, मिसाक जमहूरियत 2006 में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में साइन हुआ था। उस वक्त पीटीआई नहीं थी और उस वक्त इन्होंने कहा था कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग्स ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। तो इसका मतलब है कि ये माल प्रैक्टिसेस आपके दौरे हुकूमत से ही हो रही हैं। तीसरा एक और सिर्फ जुमला कहूंगी फिर आगे बढ़ती हूँ। तैमूर तालपुर साहब की एक स्पीच है जिसमें वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं, सूबाई असेंबली में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जनाब हमने जिन लोगों से जी हमने वोट खरीदे हैं वो इधर ही मौजूद हैं। और एक और जो तनासुब की बात की, 91 सीटें थी पीपल्स पार्टी के पास सूबे सिंध में, उससे वो 10 सेनेट की सीटें किस तरह जीत गए वो मैथ्स मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, हालांकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट भी रही हूँ। अब आ जाइए जो, और इसी को मैं लिंक करूंगी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्कशन की कि किसी पार्टी के पास वोट ही नहीं है। निशिस्तों के साथ वो 2 निकाल के ले गए थे। पख्तूनख्वा से भी 6 से 7 नशिस्तों के साथ 2 सेनेटर्स आके बैठ गए, तो ये बात हो रही थी। अब आपने चौधरी सरवर साहब की भी बात की और अभी जो आपने कहा टास्क देखें, अगर तो आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए ओपन हो जाता है तो आइन की 14वीं तरमीम की थी 1997 में नवाज शरीफ साहब ने, उसके तहत उनके पास इंतहा की पावर्स आ गई चेयरमैन के पास। और वो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में जब भी इलेक्शन होते हैं जो ओपन नहीं होते उसमें आपकी लीगल बाइंडिंग हो जाती है कि आप अपनी पार्टी के चेयरमैन या पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड जो आपका होता है कैंडिडेट उसको जाके वोट देने के मजाज होते हैं। लेकिन लीगली अगर आप देखें आइन में इस तरह की बात नहीं की गई है, मगर 14वीं तरमीम मौजूद है। अच्छा, मैंने क्योंकि सेनेट इलेक्शन लड़ा था, मुशाहिद हुसैन साहब के साथ ही थी मैं मौजूद, और उस टाइम पे मैंने भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके जितने भी लोग थे सबको पर्सनली मैंने अपना प्रोफाइल मैसेज भी किया था, फ़ोन भी किए थे और अपने लिए वोट मांगा था। मेरे पास आज भी वो मैसेज सेव्ड है जो मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आगे से अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि अपनी पार्टी को वोट देने का मजाज हूँ इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मेरी बरादरी है साउथ पंजाब से और वो सूबा महाज के जो 11 अरकान है वो, क्योंकि मैं उनकी बेटी भी लगती थी, मेरे उनके साथ बहुत ज्यादा रिश्तेदारी थी, तो उन्होंने ओपन आके कहा था कि हमारी बेटी खड़ी है हम इसको वोट देंगे। हालांकि मैं लूजिंग उस पर सीट पे थी मगर मैंने 11 वोट एक्स्ट्रा लिए थे और वही नाराज अरकान फिर बाद में पार्टी छोड़ के इधर आ गए थे। तो यही चीज तो मैं कह रहा हूँ यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कर सकते हैं ना, वोट पे नहीं जा रहे, यही चीज तो चलेंगी। यही चीज तो देखे ताल्लुकात की बुनियाद पे वो करेंगे। अच्छा, दूसरी ताल्लुकात की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी भी तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, जो समर यही काम जो है चौधरी सरवर साहब के ऊपर जो इल्जाम आता है वो राई बरादरी है, और राई बरादरी जो है वो बरादरीज़म, क्योंकि हमारे जट बरादरी हमें पता है कि ऐसी जगहों पे बरादरीज़म पे बहुत, और ये जनरल ज़िया के टाइम पे हुआ था कि बरादरी को बहुत आगे लाया गया और बरादरी। वैसे जिस वीडियो का आप बहुत हवाला दे रही हैं, आज उस वीडियो के हवाले से भी वुज़रा की मीटिंग हुई थी, उस जो वुज़रा की कमेटी बनी है तहकीकाती, उसमें भी आज फोरेंसिक कराने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया गया कि फोरेंसिक नहीं करवाया जा रहा उस वीडियो का। फोरेंसिक नहीं करवाएंगे तो कैसे हक़ाइक़ तक पहुंचेंगे? और कहीं ये जो इल्ज़ाम आ रहा है कि इसमें खटक साहब को बचाने की कोशिश हो रही है, इसमें असद कैसर साहब को बचाने की कोशिश हो रही है, कहीं उनको बचाने के लिए तो नहीं फोरेंसिक से भाग रहे कि भाई फोरेंसिक नहीं करवाना है इसका? देखिए उसमें बड़ी ओपन सी और एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है। मुझे ये बता दें कि क्या असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब अपनी पार्टी के लोगों को पैसे दे के कहेंगे कि बैरमन तंगी और रुबीना खालिद को जाके वोट डाल दो? ये लॉजिकल बात, मतलब ये कोई सोचने वाली बात है ना? नहीं, वो कह रहे हैं पहले की वीडियो है, उन्हें पार्टी में लाने के लिए ये पैसा दिया गया था और इन लोगों को कहा गया था कि आपने अगर देने पैसों पे वोट देना तो पीटीआई को कैंडिडेट्स को। कायदे आज़म वाली समर एक मिनट देखिए, जिनको वो किताबें जो कायदे आज़म वाले नोटों की दथियां जो हैं वो उनको किताबें नजर आ रही थी, तो ये एलिमेंट्स है। लेकिन मैं अभी इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है, मेरे ख्याल में फवाद साहब या शीरी साहब या निहाल हाशमी साहब को कमेंट करना चाहते हैं। एक चीज मैं और सिर्फ कह दूं, सिर्फ मैं कह दूं, एक लास्ट मुझे कमेंट करने दीजिए।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बहरहाल पैसा तो इसमें चलता है। 91 सीटों के साथ अगर 10 सेनेट की सीटें सिंध से निकाली गई और इनकी बलोचिस्तान में एक भी मेंबर ना हो के पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत उल्टा दी। जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये बातें आ गई ऑन द रिकॉर्ड। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, आपका पॉइंट आ गया। एक्स्ट्रा वोट जरा निहाल हाशमी साहब, आप अपनी राय का इजहार करना चाह रहे थे रेफरेंस के हवाले से। ये समर, आपने बहुत अच्छा आज सब्जेक्ट लिया है। इसमें आपने एक बात की थी मुतनासिब। मुतनासिब इसलिए नहीं है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त इस पाकिस्तान का फॉल हो चुका था, तो जो सूबों की आबादी कम थी या जिनके एमएनएस कम जीत के कौमी असेंबली में जाते थे, तो उस वक्त ये मुतनासिब रखा गया था कि हर सूबे को इसके साथ साइज हो या आबादी से हट करके इक्वल स्टेटस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वो बात हो रहा है दयाल हाशमी साहब, आप और बात कर रहे हैं। नहीं, वो आप इसे मिक्स कर रहे हैं, आप इसे मिक्स कर रहे हैं। वो मुतनासिब से मुराद है कि हर सूबे के वो छोटा है या बड़ा है आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से उसकी सीटें बराबर होंगी, वो वाला मुतनासिब वाला गया। उस हवाले से तो मुतय्यन नशिस्तों का लिखा गया है। उसमें तो हमारे 59(2) के अंदर, उसमें आर्टिकल 59(2) के अंदर जो है वर्ड मुतय्यन सीट्स लिखा गया है। भाई लेट मी फिनिश भाई लेट मी फिनिश। अगर इसी तरह से पार्टी वाइज आप नुमाइंदगी देंगे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, समर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो कहां जाएंगे? और आपके आइन इस बात की इजाजत देता है कि आदमी आजाद भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो अगर पार्टी के मुनासबत से आप किसी को पार्टी को सीट देंगे सेनेट में, तो इंडिपेंडेंट कहां जाएंगे? तो ये क्वेश्चन भी इररिलेवेंट है। दूसरी बात, ये इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नॉमिनेशन नहीं हो रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली हो उतने लोग नॉमिनेट करें। नहीं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। अभी ये सवालात उठ रहे हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने किसी नुक्ते पर पहुंचने के लिए कोई हतमी राय कायम करने के लिए नहीं होता है। पॉलिटिकल वर्कर ये प्रैक्टिस होती है। जितने भी कानूनी नुकात होते हैं सबका जायजा लिया जाता है, तमाम ऑप्शंस को देखा जाता है। गुजार करूं नहीं, तमाम ऑप्शंस को देखा जाता है। आप भी आगाह हैं सुप्रीम कोर्ट के अदालत के जो प्रैक्टिस होती है कि किसी भी केस के हवाले से तमाम नहीं, अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ ना, अभी राय दी तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ना। आप पहले ही अपने जजमेंटल हो गए कि जी वो ये सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी तो राय आनी है। अभी तो ये तमाम चीजें जिन ऑप्शंस को डिस्कस किया जा रहा है, वहां पे एक डिबेट हो रही है। उस डिबेट में ज़ाहिर तमाम नुकात, तमाम ऑप्शन, जितनी पॉसिबिलिटीज है, सबको ऑप्शन में डिस्कशन में लाया जाएगा। अभी कोई हतमी राय नहीं आई। आप जजमेंटल ना इस पे मेहरबानी करें। मुझे अगर ब्रेक के बाद आ जाए, जरा ब्रेक के बाद आ जाए, जरा ब्रेक के बाद आता हूं मैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्यों मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा इस बात पे जोर दे रही है कि हर सूरत में ये मामला आईनी तरमीम के अलावा किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। अगर राय मांगी है हुकूमत ने तो ये भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का राइट है, उनका काम है किसी भी आइन के हवाले से अगर कहीं एम्बिग्विटी मौजूद है उस पर राय देना। तो इस राय देने के हवाले से इस मामले को क्यों इतना मुतनाज़ बनाया जा रहा है नून लीग की तरफ से, पर्टिकुलरली ये भी जानेंगे दयाल हाशमी साहब से और हुकूमत से जानेंगे कि अगर सीक्रेट हो ही जाता है तो फिर उनके पास क्या प्लान है, प्लान बी क्या है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमती रेफरेंस पर सवाल चल रही है, उस पर जो डिस्कशन हो रही है कि ये जो सिक्रेसी ऑफ द बैलेट है वो एक दिन के लिए होती है या ताहयात होती है। इस पर साबिक अटॉर्नी जनरल इस पर इरफान कादिर साहब ने कहा कि ये ताहयात होती है सिक्रेसी, इसे आप बाद में भी नहीं कर सकते, ओपन ट्रेस नहीं कर सकते यानी कि बैलेट को। इसके साथ साथ उनकी ये भी राय है कि ये जो मामला है मुतनासिब नुमाइंदगी का, इस पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ ज़रा। मुतनासिब से मुराद एक ये भी हो सकती है मुमकिन तौर पर, ये जो जहाँ मुतनासिब का वर्ड यूज़ हुआ है कि ज़ाहिर है हर असम्बली के अंदर जो सेनेट की नशिस्त के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वोट्स है वो मुख्तलिफ है। जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर 172 है और पंजाब के अंदर चले जाएँ आप तो वहाँ पे 47 है, सिंध के अंदर चले जाएँ वहाँ पे 22 है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो नंबर कम है। तो मुतनासिब से मुराद ये भी हो सकती है कि हर असम्बली के मेंबर्स की अरकान की तादाद के मुताबिक जो है वो उसकी स्कीम बनाई जाए। कबल यूसुफ साहब आप इस पर कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले? जी, जो तनासब की बात हो रही है और जो ये उठा रहे थे हाशमी साहब इशू, देखें हर जो जैसे अभी आपने बताया नंबर्स, वो उधर की जो पॉपुलेशन और उसके तनासब के मुताबिक ही निकाला। आप जैसे सबसे बड़ा सूबा पंजाब है तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा नंबर चाहिए एक सेनेटर बनाने के लिए, उसकी निस्बत
बलूचिस्तान के सूबे में सबसे कम नंबर ऑफ वोट्स आपको चाहिए एक सेनेटर के लिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि रेट सबसे ज़्यादा वहाँ लग जाता है। तो वो तो इसमें एक जो फार्मूला दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो इंटैक्ट है, वो मौजूद है वहाँ पे, उस तनासब को ज़हन में रखा गया है। और मैंने इसीलिए आते ही सवाल पूछा था कि सिंध से अगर पीपल्स पार्टी अपने 91 मेंबरान के साथ 10 सीटें ले लेती है तो आप देखें तनासब तो आउट हुआ। और एक और चीज़ जो मैं उठाना चाहूँगी यहाँ पर, हाशमी साहब अगर सिंध की और कराची की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब से आके इलेक्ट हो जाते हैं, जुबैर साहब का वोट रात को आप पंजाब शिफ्ट कर देते हैं, पलवशा साहिबा चकवाल से उठ के कराची की मेंबर जाके बन जाती हैं, बने नीना लेकिन आए तो हैं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप इस्लामाबाद से उतार देते हैं, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ ज्यादती नहीं हो रही है क्या? सुबह सिंध में एक भी खातून ऐसी नहीं थी जो पलवशा खान साहिबा की जगह आके सेनेट में अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर सकती। तो ये तो ओपन इसलिए इलेक्शन जो सूबाई या आप कौमी असेंबली की मेंबर, आप कौमी असेंबली की मेंबर किस सूबे के कोटे पे बनी है? वमन के कोटे पे पंजाब की जनाब। तो और मेरा डोमिसाइल, तो आप सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ी थी, तो आप भी सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ी थी, तो ये तो चलता है, यही मेरा केस था। उसकी मैं रीजन आपको बता देती हूँ। नहीं मैंने लेकिन अपना कोई वोट ट्रांसफर नहीं कराया था, मेरा वोट इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड था। जो भी है, फिर आप भी एमएनए बनती है पंजाब से, सेनेट के लिए आप अप्लाई करती हैं इस्लामाबाद से, फिर वो भी यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी वही कर दिया, उनका भी घर है इस्लामाबाद के अंदर ना, क्या गलत किया उन्होंने? फिर आप मेरी अगर आप सवालों पे सवाल करें, जवाब भी सुन लें। देखिए नेशनल असेंबली के लिए इस बुक ने कहा हुआ है आप 5 हलकों से अगर वजीर आजम इलेक्शन लड़े तो आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन सेनेट की जो तनासुब की आप बात कर रहे हैं उसमें इस चीज का ख्याल रखा गया है कि जिस इलाके के लोग हों वहां से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। जहां तक आप मेरा पर्सनल पूछ रहे हैं तो मेरा तो वोट पहले ही F8 में रजिस्टर्ड था, मैंने बाद में अप्लाई किया था कि मेरे एड्रेस के मुताबिक जो पंजाब के एड्रेसेस है मेरे शनाख्ती कार्ड पे, उस पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। मैंने ये नहीं किया था कि मुझे पहले नॉमिनेट किया गया। मैं आपकी पर्सनल बात नहीं करता, मैं वो जनरली बात करता जिसकी आप बात करती प्रैक्टिस की कि यहाँ से बंदा इस्लामाबाद से होता है, वो जाके कराची से लड़ लेता है, तो वो ये चलता है, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, सारे करते हैं। बहरहाल अब मैं जरा आता हूं निहाल हाशमी साहब की तरफ। चलता है लेकिन प्रैक्टिस। 1 मिनट समर दीजिए जी, समर 1 मिनट दीजिए। दूसरी जो आपने बात की कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट में अगर आपने तनासुब यही इक्वेशन रख के, और अगर वो ट्रेसेबल बैलेट हो इस हद तक कि अगर आपका 91 सीटों के साथ 10 सेनेट की सीटें आ जाएं तो फिर एक काउंट आप कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कि किसने जाके गलत जगह पे वोट दिया, कहां से ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई है और कहां पैसा चला है? देखिए इसमें अब ये चीज भी तय होनी है ना, इसमें अब ये चीज भी तय होनी है ना कंवल जोसेफ साहब, इसमें ये बात भी तय होनी है ना कि पैसे पे ही ये होता है सारा, लोग वोट किसी और को देते हैं या फिर जाती ताल्लुकात पे भी देते हैं। जिस तरह आज वज़ीर आज़म अपने वज़रा से कह रहे हैं कि आप लोग जाके जाती ताल्लुकात पे लोगों से वोट मांगे हफीज शेख साहब के लिए, इस तरह से किसी और ने भी किया होगा। और मैं एक और चीज आइडेंटिफाइबल बैलेट होगा, एक और चीज की तरफ में आता हूं जरा, वो फवाद चौधरी साहब है। 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी तो दोबारा आ रहा हूं जरा। ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट हो, मुझे 1 मिनट दीजिए सिर्फ जी, एक सिर्फ जुमला सुन लीजिए। तो जिस तरह वजीर आजम के पास ओपन उनके जितने भी लोग इलेक्ट होकर आए और उनका बाइंडिंग होती है कि उन्होंने, जाहिर है जो शख्स जीत के इलेक्शन आ रहा है उसकी जितनी रिप्रेजेंटेशन है उसका हक बनता है कि उसके मुताबिक उसकी जो है वो पोजीशनिंग होनी चाहिए। अच्छा हाशमी साहब, दोनों काइंड और जो दूसरा है पैसे में, ये दोनों खत्म हो जाए प्रैक्टिस। हाशमी साहब क्यों इतना ज्यादा जोर दे रही है मुस्लिम लीग नून बार बार के इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ बना दिया, एक कानूनी प्रोसेस है, आईनी प्रोसेस है, वहां पे राय आनी है, राय आने से पहले ही क्यों आप लोगों ने इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पे भी अटैक कर दिया, इलेक्शन कमीशन पे भी हमला कर दिया? भाई ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं, सारा आईनी प्रैक्टिस, आइन के अंदर रहते हुए राय मांगी जा रही है, क्या गलत है इसमें? कोई हमला नहीं किया हमने, तो उनको आइन और कानून का जो दायरा है, बैरोमीटर है, जो जमहूरी रवायत, 1 मिनट सुन लेना, मैं बीच में नहीं बोला हूं। हमने उनको बताया है कि आर्टिकल 226 ऑफ द इलेक्शन रूल्स, उसमें बड़ा क्लियर है इलेक्शन कैसे होगा। इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए और सदारती रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं, और ये एक गठजोड़ बनता जा रहा है। नहीं, उसमें कहीं नहीं है, उसमें कहीं नहीं है। निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, जो आर्टिकल 226 है उसमें सिर्फ वज़ीर आज़म का और वज़राए आला का लिखा है कि ये सीक्रेट होगा, इलेक्शन कमीशन का डिफाइंड नहीं है, सॉरी सेनेट का डिफाइंड ही नहीं है उसके अंदर ना, आइन के अंदर कहीं पे भी कि ये
खुफिया है या फिर ये डिफाइन है कि ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट नहीं, है, उसमें ये ना सीक्रेट है। नहीं, उसमें डिफाइन नहीं है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए राय ये मांगी जाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सवाल पूछा गया। वो यार समर भाई, आप भी एक पैनलिस्ट बन गए समर भाई। हम जिन्होंने एक कानून बनाया था उनको ये पता था कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे सेक्रेट रखना है, कहाँ पे हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप सबका अपना डोमेन है। लोग पार्लियामेंट को बाईपास करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को ओवर रूल करना चाहते हैं, वो खा हमारी जुडिशरी हो, खा हमारा इलेक्शन कमीशन हो, खा हमारा ब्यूरोक्रेसी हो। इदारे पार्लियामेंट के नीचे हैं, पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, और आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट का काम है। लेट दिस मैटर बी पुट बिफोर द पार्लियामेंट, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आया था, पार्लियामेंट के अंदर आया था नंदयाल हाशमी साहब, आईनी तरमीम का बिल पेश किया था गवर्नमेंट ने, वहां पे आप लोगों ने वोट नहीं दिया। प्रोसीजर है, टू थर्ड चाहिए था, आप लोगों ने वोट नहीं दिया वहां पे ना। प्रोसीजर है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना था, उस पे बहस होनी थी। नहीं, टाइम नहीं है जनाब। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ में रहा हूं, तो मुझे पता है कि हमारे बार बार इजलास होता है, हम तमाम स्टेक होल्डर को इन्विटेशन देते हैं, वकला को, जुडिशरी को, फेटर्निटी के लोगों को, सामाजिक कारकुन को, मीडिया के लोगों को, और हम सबके मवाद को लेने के बाद ये एक प्रैक्टिस है, ये एक रिवायत है, इसमें कोई आईनी बाइंडिंग नहीं है कि आप सब लोगों से राय लें। ये पार्लियामेंट का काम होता है, जहां आपने कानून साजी आपकी नहीं, उसूल की जो बात हो रही है वहां पे 22 करोड़ लोगों के लिए, वहां पे जहां आपने करनी होती है ना, हमेशा के लिए होता है, वो अवाम मुंतखब करके पार्लियामेंट के अंदर भेजती है ना नंदयाल हाशमी साहब, अवाम ही मुंतखब करके भेजती है आपको पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है मेरे भाई। और जहां पे आपने वोट देना होता है, हर सूरत में देना होता है, वहां तो आप आवाम से नहीं पूछते, वहां तो आप नहीं कहते कि पहले डिस्कशन नहीं बुलाएगी, वहां तो जज से ऑर्डर आता है लंदन से कि हर सूरत में जाके वोट देना है, वोट दे दिया जाता है। नहीं, आवाम से पूछते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बुलाती है, इश्तिहार देती है बाकायदा। ये पीछे एक कानून साजी हुई थी, हेयरिंग होती है, एक कानून साजी हुई थी, एक तरमीम आई थी। आप एक काम कीजिएगा, आइन एक तरमीम आई थी जिसमें शायद हकान अब्बासी साहब सीनियर नायब सदर उन तक से नहीं पूछा गया था। आईनी तरमीम में कोई थी रिसेंटली, एक ओहदे के वाले से पूछता था मुद्दत कितनी होनी चाहिए, तो उस पर किसी किस्म का उसमें मुद्दत एक्सटेंड करनी थी, तो कोई भी वहां पे नहीं हुआ था, बिल्कुल खामोशी थी वहां पे, नून लीग की तरफ से जाके वोट दे दिया गया था, वहां पे आवाम से पूछने की बात नहीं हुई। मुझे ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो रही है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो वोट की खरीद और फरोख्त के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, कि किसी भी तरह से कुछ भी हो, सीक्रेट बैलेट हो जो अपोजिशन को सूट करे, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि ओपन बैलेट हो। लेकिन इस पर फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, वो कोई एक फ़िगर दे रहे हैं कि इतने वोटों से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद में इलेक्शन हराना है। वो डिफरेंस क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनने आप। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है, मेरा तो खैर बड़ा उनका एहतराम है, और मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों इलेक्शन में खड़े हो गए हैं। ये तकरीबन 39 वोटों से जो है वो हारेंगे, 39 से 40 वोटों से, तो फ़र्क बड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है। और PDM ने एक दफ़ा फिर जो जुआ खेला है उसमें उनको शाह की मात हुई। ये कैलकुलेशन पता नहीं कैसे कर ली फवाद चौधरी साहब ने कि 39 से 40 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हारने जा रहे हैं। हालांकि जो डिफरेंस है कौमी असम्बली के अंदर नंबर गेम के अतबार से देखा जाए तो 159 के करीब वोट बनते हैं अपोजिशन के। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो मुतनासिब नुमाइंदगी अगर देखी जाए तो 180 वोट हैं हुक्मरान इत्तेहाद के। तो ये फ़र्क जो है तकरीबन 20 से 21 वोटों का फ़र्क बनता है। तो ये डबल जो 40 का फ़र्क बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब, तो पता नहीं वो क्या उसमें तरीक़ाकार होगा। कमल शोज़ साहब ये आप ही बता दें। और फिर इंडिपेंडेंट इतने सारे आगे KPK के अंदर 9 लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, 9 कैंडिडेट। बलोचिस्तान के अंदर अब्दुल कादिर साहब जिन्हें आपने टिकट जिनसे ले लिया वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी उनकी हिमायत कर रही है। तो ये कुछ ना कुछ तो होगा ना फिर। समर में पिछले जो सेगमेंट में बात हो रही थी, 2 उस पर कमेंट करना चाह रही हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो नून लीग और ख़ास तौर पे इनकी जो कन्विक्टेड क्रिमिनल मरियम बीबी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशनें दे रही हैं बाहर से बैठ के, तो मेरे ख्याल में इन इदारों पे इस तरह से हमले नहीं करने चाहिए। वहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं वो आइन के मुताबिक और आइन की तशरीह करने बैठे हैं, और हमें उनकी क्रेडिबिलिटी पे और उनकी कंपेटेबिलिटी पे कोई इस तरह की नाशकूक व शुबहात हैं। और माशाल्लाह अपनी फील्ड के
मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। और जब इनको अपनी मर्जी के फैसले आ जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई इनकी मर्जी के अगेंस्ट डिस्कशन शुरू हो जाए तो फिर इस किस्म की हंसी हमें सुनाई देती है। दूसरी बात जो हाशमी साहब बता रहे थे कि जी जनाब इस तरह मूड नहीं होता। लास्ट बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, यकीनी तौर पर शफाफियत रहनी चाहिए सेनेट के इंतखाबात के अंदर, और जब तक तरीक़ाकार नहीं आ जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी हतमी राय नहीं दे देती, उससे पहले इदारे के हवाले से मुतनाज़ा कमेंट करना मेरे ख्याल से ये भी मुनासिब नहीं है। हतमी राय का इंतज़ार करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।